शहर की अव्यवस्था, नगर निगम की मनमानी और व्यापारियों से मनचाहा किराया वसूली, इन सब मुद्दों पर इन दिनों आवाज बुलंद कर रहे हैं युवा समाज सेवी आशीष भारद्वाज। आशीष जी लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब झारखंड सरकार और हाईकोर्ट ने किराया दर 4 रुपए प्रति वर्ग फीट तय कर दिया है, तो आज भी व्यापारियों से 6 रुपए क्यों वसूला जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने पलामू व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर नगर विकास एवं आवास मंत्री से मुलाकात की और शहर की समस्याओं को उनके सामने रखा। आज हम बातचीत करेंगे आशीष भारद्वाज से, जानेंगे उनकी लड़ाई, उनकी रणनीति और आगे की दिशा। स्वागत है आशीष जी आपका जन संवाद न्यूज में। भैया धन्यवाद। जब झारखंड सरकार और हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किराया 4 रुपए प्रति वर्ग फुट वसूला जाए, तभी नगर निगम द्वारा 6 रुपए वसूली जाने पर आपका क्या कहना है? भैया देखिए, क्या है ना कि नगर निगम ने हमेशा से व्यवसायियों का दोहन किया है और फिलहाल नगर निगम ने एक प्रथा चालू कर दिया है कि अगर कोई व्यवसायी इसके विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो उसको हम ये थ्रेट करेंगे कि हम तुमसे तुम्हारी दुकान सीज कर लेंगे, तुमसे तुम्हारी दुकान छीन लेंगे। वैसे व्यवसायियों से जिन्होंने 70 वर्षों से उस जगह को सींचा है। आपको मैं बताते चलूं कि जिस समय ये नगर परिषद हुआ करता था, जिस समय ये भूमि आवंटन हुई थी, उस वक्त ओपन लैंड आवंटित हुआ था। ऐसा नहीं है कि नगर निगम ने बाजार क्षेत्र में कोई दुकान बना के दिया हो। ये बड़ा विडंबना है। कह सकते हैं कि जो व्यवसायी वर्ग अपने खून पसीने से इस शहर को सींचने का प्रयास कर रहे हैं, उन व्यवसायी वर्ग को नगर निगम द्वारा थ्रेट करना ये बड़ा ही तकलीफदेह विषय है। और इसी विषय से मुझे अपील हुआ कि इन मुद्दों पर बोलना चाहिए, क्योंकि शहर का पहचान शहर का व्यवसाय ही होता है। शहर का पहचान शहर में कार्य कर रहे लोग ही होते हैं। अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो शहर की खूबसूरती कहाँ रहेगी। मुझे अपील हुआ, मैंने व्यवसायियों से बात करी इस मुद्दे पे। बहुत सारे व्यवसायी लोग संपर्क में थे। इसमें मुखर है पलामू व्यापार मंडल, जिनके अध्यक्ष हैं श्री श्रवण गुप्ता जी, और उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से मुखरता से इस चीज में लगी हुई है। उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं हम भी। इसमें मामला ये है सर, पूरा मामला एक बार आप जान ले, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी भाई जो देख रहे हैं वो जान ले। पूरा मामला ये है कि पलामू जिले में जो मेदिनीनगर व्यवसायी वर्ग है, जो हनुमान मंदिर से पीछे जो बाजार है, 2 एकड़ समथिंग का एरिया है नगर निगम का, वो पहले नगर परिषद का एरिया हुआ करता था। आज के 60-70 साल पहले ओपन लैंड दिया गया लोगों को, काट काट के लोगों ने अपने हिसाब से छोटी छोटी दुकानें बनाई अपनी। 2009 में एक परिस्थिति ऐसी हुई कि बैठक में पहले किराया 1 रुपया प्रति स्क्वायर फीट था। 2009 की बैठक में अचानक से ये पारित कर दिया गया कि किराया में विरोधी बढ़ोतरी होगा। नगर निकाय की एक बॉडी है जो किराया पर लेकर के एक निर्णय करती है। 2013 में आम सूचना जारी कर दिया गया कि अब आपका किराया जो है वो 1 रुपया स्क्वायर फीट से सीधे 6 रुपया प्रति स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये आम सूचना के अगेंस्ट में हमारे व्यवसायी लोग व्यापार मंडल के नेतृत्व में वो गए आपका हाईकोर्ट से, और इन्होंने इधर घोषणा कर दिया कि हम नगर निगम को टैक्स नहीं देंगे। नगर निगम को चलने की बड़ी परिस्थिति हो गई। 2016 में ये नगर परिषद हुआ करता था। उस समय उसके जो एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने रिटन चिट्ठी में कहा है कि कोर्ट का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। अभी फिलहाल आप लमसम किराया नहीं देंगे तो हम नगर निगम नहीं चला पाएंगे। ऐसा करके व्यवसायियों ने उस समय नगर हित में सोचते हुए, चूंकि नगर परिषद काम कर सके इसके लिए उन्होंने लमसम किराया दिया। 2020 में जजमेंट हो गया सर, और जजमेंट में ये आया कि व्यवसायी और नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार बैठ के इसमें बीच का रास्ता निकाले।
2022 में बैठक हुई। बैठक में नगर विकास आवास विभाग ने कहा कि शहर का किराया 4 रुपया प्रति स्क्वायर फीट होगा। ये इसलिए कहा क्योंकि नगर निगम दो तरह का टैक्स वसूल रही थी उस समय। एक जो 6 रुपया प्रति स्क्वायर फीट जो 2009 से ये वसूलते आ रही है, और एक नगर निगम ने स्टेशन रोड और बाकी एरियाज में कुछ दुकान बनाए थे, उन दुकानों का किराया ये 4 रुपया प्रति वर्ग फीट ले रहे थे, इसके दर से वसूल रहे थे। तो नगर विकास विभाग ने कहा कि एक शहर में दो तरह का टैक्सेशन सिस्टम नहीं हो सकता है, इसलिए आप 4 रुपया प्रति वर्ग फीट करके व्यवसायी वर्ग भी इस पर राजी हो गए व्यापार मंडल के नेतृत्व में। अब क्या हुआ है कि आज तक उस चिट्ठी को ना उस समय के तत्कालीन नगर निगम के बोर्ड, ये 2022 की चिट्ठी है, 22/11/2022 की तिथि की चिट्ठी है, ना नगर निगम के बोर्ड ने इस चिट्ठी को कंसिडर किया उस समय की बोर्ड ने, ना नगर आयुक्त ने, नगर आयुक्त के नाम से प्रेषित चिट्ठी है, ना नगर आयुक्त ने उसको कंसिडर किया। आज ये स्थिति है कि हमारे व्यवसायी 4 रुपया प्रति वर्ग फीट के प्राप्त आदेश के बावजूद भी 6 रुपया प्रति वर्ग फीट का पैसा दे रहे हैं। हमने इस पर काउंटर किया नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त महोदय से। हमने कहा कि भाई आप मेरा पैसा वापस करिए, आपको तो 4 रुपया लेने का आदेश है, आप मेरे से 6 रुपया क्यों ले रहे हैं? तो वो बिफर गए और उन्होंने तरह तरह की बात करी। उनके बाद से असंतुष्ट होकर के और व्यापार मंडल के लोगों के साथ हम गए, माननीय मंत्री जी से मुलाकात करी। मंत्री जी को हमने सारी बातें बताई, हमने अव्यवस्था के बारे में बताया, हमने बताया कि नगर निगम में कैसे टेंडर का बंदरबांट हो रहा है, हमने बताया कि नगर निगम कैसे टेंडर मैनेजमेंट का अड्डा के अलावा कुछ नहीं बचा है। सभी चीजों को उनसे अपने टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताया। उन्होंने नोटिस लिया, नोटिस लेकर के उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करता हूं और बड़ी जल्दी आपको वो कार्रवाई देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास और भी रास्ते ओपन है। जी जी जी, आपने नगर जो निगम के पदाधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपका कहना है कि शहर की गली नली और सफाई व्यवस्था को छोड़कर वो जो अभी निगम है वो केवल टेंडर मैनेजमेंट में लगा हुआ है और व्यापारियों का दोहन करने में लगा है। तो आप जो ये कह रहे हैं इसके पीछे आपके पास क्या कोई एविडेंस या सबूत है? बिल्कुल है भैया। देखिए, एविडेंस तो पूरा डाल्टनगंज चिल्ला चिल्ला के, मेदिनीनगर नगर निगम चिल्ला चिल्ला के अपने आप में एविडेंस है। आप जिस गली जिस मोहल्ले में चले जाइए सर, आप देखेंगे कि गर्मी में आप एक बात मान लीजिए, ये पूरे भारत का अजूबा नगर निगम है। यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि गर्मियों में पानी सूख जाता है, पेयजल की समस्या हो जाती है, किसी घर में पीने को पानी नहीं रहता है, उनके पेयजल स्रोत सूख जाते हैं। हमने उस पर बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था पानी यात्रा के नाम से। कट टू आप बरसात में आइए तो कोई भी गली नली चलने लायक नहीं बचता है, सब में पानी भरे रहते हैं। कितना अव्यवस्थित शहर है। परिस्थिति ही एविडेंस है। अभी की यही परिस्थिति है कि सारे सड़क, सारी गलियां, सारी नालियां भरी पड़ी हैं, बजा रही हैं, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये कैसा विडंबना है। सेम शहर जो गर्मी में सूख जाता है, सेम शहर बरसात में पानी उस पे बहते रहता है। इसका एक प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं करी है इस नगर निगम ने। अभी वर्तमान में जो सहायक नगर आयुक्त महोदय हैं वो नगर निगम को चलाने में असफल हैं। आप देख लीजिए, हर गली हर मोहल्ला समस्या से ग्रसित है सर। अमूमन जो मूल चूल सफाई की कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। इन बिटवीन ये लोग ताक पर रखकर सिस्टम को, सहायक नगर आयुक्त महोदय एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, सहायक नगर आयुक्त महोदय बाकी चीजें नहीं कर सकते हैं, वो सब ये कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें वित्तीय अनियमितता की तरफ इशारा करते हैं। ये सभी चीजें हमने ऊपर बताई है। अच्छा, तो जब आपने ये मंत्री महोदय सुनील कुमार सोनू से जब आपकी मुलाकात हुई तो उस दौरान क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया या आपको कितना भरोसा है कि इस मुलाकात के बाद कुछ समस्या का समाधान हो पाएगा? कितना भरोसा आप? देखिए, आश्वासन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तुरंत से स्टेप लिया है। उन्होंने अपने सचिव महोदय को डायरेक्शन दिया है। तो मैं तो बड़ा आशान्वित हूं और मैं सरकार में भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूं। मुझे लगता है कि सरकार ही व्यक्ति का अंतिम माई बाप होता है, जहां वो जाकर के अपनी तकलीफ कहता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए, हमारे द्वारा जिताए हुए हम ही में से वो लोग बैठे हुए हैं। तो आशा और विश्वास है कि वो हमारी तकलीफ को समझेंगे और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने सचिव महोदय को आगे के फर्दर आदेश दे दिए। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो कोर्ट और बाकी आंदोलन के हमारे रास्ते खुले हैं, हम उसकी तरफ कूच करेंगे। मतलब क्या कदम उठाएंगे यदि आपको लगता है कि कार्य नहीं हो रहा है तो?
देखिए, ये हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अवमानना है। आप हाईकोर्ट के आलोक पे जो नगर विकास आवास विभाग के चिट्ठी को आपने नहीं माना है, तो हम हाईकोर्ट को जाके प्लीड करेंगे। हम संयुक्त सचिव के चिट्ठी को लेकर के गए थे मंत्री महोदय के पास, उनका वो देखते ही बिफर गए, बोले कि ये तो चिट्ठी इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हुई। तो हम हाईकोर्ट के आलोक में उन्होंने चिट्ठी जनरेट करी थी, हाईकोर्ट में हम जाएंगे, अपना प्लीड करेंगे, और उसके बाद हम अपना शहर को बंद करेंगे और तमाम चीजें करेंगे। शहर हमारा है सर, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, यहीं मरेंगे। शहर की एक एक समस्या हमारी अपनी समस्या है, शहर के लोग हमारे लोग हैं, तो हम तो लोगों को तकलीफ में छोड़ नहीं सकते है ना सर। इनके साथ लड़ेंगे, जी इनके जी साथ जी। जिए हैं, इनके साथ मरेंगे। अच्छा, आपने एक और आरोप लगाया है कि ये जो पदाधिकारी गण है वो व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप इसे सार्वजनिक मंच पर यदि बात आई तो आप साबित कर पाएंगे इस बात को? सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा यही मैं शहर पूछ रहा जानता है, हूँ। सभी सभी लोग जानते हैं, ये स्वतः नहीं, लोग तो प्रमाणित हो आपसे जाएगा इसमें पूछेंगे, कुछ। नेतृत्व आप करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे, तो क्या आप प्रमाणित जब करने में पूछेंगे सक्षम तब रहेंगे? बताएंगे सब चीजें। सर, जब जब बात ओके ओके, आएगी तो ये सब बस चीजें बस स्वतः। बस मैं इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि आप सक्षम हैं उन चीजों को प्रमाणित करने के लिए। अच्छा, ये व्यापारियों सब की चीजें पीड़ा को लेकर, ओके ओके ओके। जी। तो अच्छा, आप ये बताइए अंत में हमको कि आज जो ये व्यापारी बंधु या शहरवासी को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि उनकी लड़ाई को आप अंजाम तक ले करके पहुंचाएंगे? ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप व्यवसायियों से या शहरवासियों से? सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आप पलामू जी को धन्यवाद। समझते हैं, पलामू को जानते हैं सर। पलामू छोटा नागपुर का सबसे पुराना शहर में से एक शहर है सर। हमारे झारखंड कंबाइंड बिहार का एक बहुत पुराना शहर है डाल्टनगंज, पलामू का हेडक्वार्टर। जी जी आप आज जी। डाल्टनगंज की स्थिति देखिए ना सर, यहाँ से व्यवसायी पलायन कर रहे हैं, युवा इस शहर में रुकना नहीं चाह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या विडंबना है, ऐसा क्या परेशानी है कि हमारे व्यवसायी ये शहर छोड़कर जा रहे हैं? क्या कभी किसी ने ये प्रयास क्यों नहीं किया कि हम उनके साथ बैठ के एक संवाद करें कि इस शहर को बनाओ, ये अपनी मिट्टी है, ये अपना घर है, हम यहाँ पैदा लिए हैं, हम यहाँ मरेंगे, इस शहर को खूबसूरत बनाओ कि हमारा भविष्य यहाँ पले बढ़े, हमारे सामने लहलहाए। किसी ने इसका प्रयास नहीं किया है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे व्यवसायी भाई और शहर में रहने वाले हमारे बंधु देख रहे हैं, मैं उनको सर एक बात का आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपके द्वारा किए गए प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाएंगे। ये आशीष भारद्वाज नहीं, पूरा पलामू का आवाज है, वो आपके पीछे मजबूती से हम सभी खड़े रहेंगे। आपकी समस्या में हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे सर, ये हमारे परिवार है सर, ये गांवों का शहर है सर, कितना खूबसूरत शहर है, गांव से लोग आते हैं सर हमारे शहर में, शहर को खूबसूरत व्यवसायी वर्ग बनाते हैं। हमने उनको सबल बनाने का प्रयास ही नहीं किया, हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया सर। और ये इतने सहनशील हैं सर, मैं तो सलाम करता हूं अपने शहर के व्यवसायी वर्ग और वो मजबूत कंधों को। ये इतने सहनशील हैं सर, इतने सहनशील हैं सर, इनको आदत हो गई है सर तकलीफ में रहने की। इनको सर आप तकलीफ देके थोड़ा सा मरहम लगा दो, ये बहुत खुश हो जाएंगे सर। इन सब बातों को लेकर हम इनके साथ खड़े हैं सर और इनके साथ लड़ेंगे सर, इनको इनको इनकी तकलीफ में अकेले नहीं छोड़ेंगे सर। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या इस संघर्ष के पीछे आपकी कुछ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है क्या? सर देखिए, राजनीतिक सामाजिक जीवन जीने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आकांक्षा होती है, और जो आकांक्षा नहीं रखता है वो आदमी को, हर आदमी को कुछ सपने देखने का अधिकार है सर। लेकिन फिलहाल इस पूरे लड़ाई के पीछे कहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं है सर। इस पूरे लड़ाई के पीछे बस एक ही बात है कि मुझे अपने शहर और शहर के लोगों से स्नेह है सर, इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने लड़ा है सर, ये नया नहीं है, पिछले 5 वर्षों का मेरा इतिहास है सर। मैंने हर लड़ाई को लड़ा है, चाहे वो भाषा आंदोलन का लड़ाई हो, चाहे वो पानी की जी लड़ाई हो, चाहे वो युवाओं की लड़ाई हो, चाहे वो 14-11 नियोजन नीति की लड़ाई हो। मैं कभी भी जब भी पलामू को मेरी आवश्यकता लगी है या मुझे ऐसा लगा है कि मुझे अपने लोगों को लिए खड़ा होना चाहिए, मैंने कभी पीठ नहीं दिखाया है सर, और ना दिखाऊंगा सर। जब तक खून रहेगा, इसी मिट्टी के है ना सर, कहां जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल
पर आए, अपनी बातों को आपने बहुत बेबाकी से रखा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पलामू के लिए, इस मेदिनीनगर के लिए आपका संघर्ष जो है वो कामयाब होगा और लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर बात करने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।